हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2014 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1, SO2 का जलीय विलयन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। ठीक है, तो SO2 का जलीय विलयन मतलब SO2 को वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मिलाएंगे तो ये बन जाएगा H2SO4। ठीक है, और H2SO4 क्या है, अम्ल है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रक के अलावा किस कोशिकीय अंग में डीएनए होता है, राइबोसोम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया या लाइसोसोम। ठीक है, तो किस में होता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जो व्यक्ति एस्कार्बिक अम्ल वाला अधिक आहार लेते हैं उन्हें कौन सा रोग नहीं होता है। ठीक है, तो एस्कार्बिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी, और विटामिन सी की वजह से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। ठीक है, अगर ज़्यादा आहार लेंगे तो कौन सा रोग नहीं होगा, स्कर्वी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के तीन ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो रिकेटस होता है विटामिन डी की कमी से, पेलग्रा होता है विटामिन B3 की वजह से, और B3 को कहते हैं नियासिन, नियासिन। और बेरी होता है विटामिन B1 की वजह से। ठीक है, और B1 को कहते हैं थायमीन। ठीक है, B1 का नाम होता है थायमीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और बाकी भी ऑप्शन हमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट, मनुष्य का कौन सा अंग अवशेषी अंग होता है, कर्णपल्लव पेशियां, कर्णपल्लव, श्रुदांत्र या दांत। ठीक है, तो कौन सा अवशेषी अंग होता है, वो होता है कर्णपल्लव पेशियां, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अगुहिक जंतु है, इगाइनोडर्म, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा या प्लेटीहेमिन्थ्स। ठीक है, तो अगुहिक जंतु कौन सा है, प्लेटीहेलमिन्थ्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नहीं है, हेपेरिन, केराटिन, फाइब्रिन या एल्बुमिन। ठीक है, तो कौन सा प्रोटीन नहीं है, हेपरिन प्रोटीन नहीं है। ये क्या करता है, इसका यूज़ किया जाता है ब्लड का थक्का ना जमने में, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्तनियों के कशेरुक में किस प्रकार का सेंड्रम होता है, उभयपट्टित, विषमगर्ती, अग्रगर्ती या उभयगर्ती। ठीक है, तो कौन सा सेंड्रम होता है, उभयपट्टित, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश की अनुपस्थिति एब्सेंट में क्या बढ़ेगा, जल उद्गरण, पर्वों का लंबान या खनिज लवणों का उद्गरण या पर्ण फलक का विस्तारण। तो क्या बढ़ेगा, पर्ण फलक का विस्तारण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, फलीदार पौधों में आणविक नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलने के लिए उत्तरदायी एंजाइम है, नाइट्राइट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज या नाइट्रोजिनेज या ये सभी। ठीक है, तो नाइट्रोजन के तीनों कंपाउंड जो हैं ये सभी उत्तरदायी हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, एक ऐसे पौधे को जिसमें बीजाणु बनते हैं संवाहक ऊतक है परंतु पुष्प व बीज नहीं है, किस समूह में वर्णित करेंगे, शैवाल, टेरिडोफाइटा या बायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। तो उसे करेंगे टेरिडोफाइटा, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होगा सदैव आभासी, सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा या सदैव वस्तु से बड़ा। ठीक है, तो जो अवतल लेंस से बनता है अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो ना तो सदैव वास्तविक होता है, ना ही सदैव आभासी होता है, ना ही सदैव उल्टा होता है, और ना ही सदैव वस्तु से बड़ा होता है। ठीक है, तो फिर ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो शायद क्वेश्चन गलत हुआ है, तो इसकी जगह करेंगे हम उत्तर लेंस। ठीक है, तो उत्तर लेंस में क्या होता है, उत्तर लेंस के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। उत्तर लेंस में प्रतिबिंब दो तरीके से बनता है। उत्तर लेंस इस तरीके से होता है, इसमें अंदर की साइड पॉलिश होती है, और ये होती है इसकी मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस, और ये होता है इसका पोल, यहाँ पर फोकस, और यहाँ पर इसका सेंटर। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा केस भी बना लेंगे, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस और सेंटर। ठीक है, अब फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। ठीक है, कोई वस्तु रखी है इन्फिनिटी पर, तो इससे जो अनंत पर रखी हैं ये इन्फिनिटी पर, तो इस पर से जो रेडियस आएंगे वो कैसे आएंगे, बिल्कुल पैरेलल आएंगे क्योंकि दूर से आ रही हैं। तो ठीक है, इस तरीके से ये एक्सिस से पास होगी ये, या एक कोई नीचे से जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करेंगे, वो तीनों ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली तो प्रिंसिपल एक्सिस से जा रही है, मतलब फोकस से ही जा रही है, और जो पैरेलल है वो बाद में कहाँ से पास होंगी, फोकस से। तो यहाँ पर जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये इमेज बनेगी, वो कैसे बनेगी, एक पॉइंट साइज बनेगी, पॉइंट के साइज की, और जिधर ऑब्जेक्ट है उससे दूसरी तरफ बन रही है, इसका क्या मतलब है कि वो वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब आभासी। ठीक है, और दूसरे केस में देखते हैं, अगर कोई भी वस्तु है, ऑब्जेक्ट, वो किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पर रखा है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है AB,
तो इससे क्या होंगी, इससे जो रेज पे जो पैरेलल रेज पास होंगी वो तो वही उससे ही पास होंगी, फोकस से। ठीक है, ऐसे तो इस तरीके से पास होंगी, लेकिन अगर उनको आगे मिलाएंगे तो फोकस से पास होंगी। और जो क्या पैरेलल नहीं होंगी वो किससे पास होंगी, वो होंगी उसके सेंटर से पास, वो उसके सेंटर से पास होंगे। ठीक है, तो जो या तो ये दोनों जो यहाँ कट कर रहे हैं वहाँ ये, ठीक है, ये यहाँ बनेगी इसकी इमेज, ये होगी इसकी इमेज। ठीक है, तो इमेज यहाँ ये अब ऑब्जेक्ट से दूसरी साइड बनी है, तो इसका क्या मतलब है, वर्चुअल बनी है। वर्चुअल मतलब आभासी बनी है। ठीक है, और ये वस्तु से छोटी बनी है। ठीक है, तो हम ये तो कंफर्म कह सकते हैं कि वो कैसी बनेगी, आभासी बनेगी उत्तर लेंस के केस में। ठीक है, हमेशा सदैव। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा उत्तर लेंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, दिए गए परिपथ में सेल से प्रवाहित धारा आई है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य है। ठीक है, तो परिपथ में हमें धारा बतानी है, करंट। ठीक है, अब ये दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, तो ये कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। ठीक है, तो इनका नेट कितना आ जाएगा, नेट मान लेते हैं आर, तो 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/2 प्लस 1/2 तो हो जाएगा 2/2 मतलब 1, तो 1/r, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के कितना एक नया प्रतिरोध बन गया, 1। ठीक है, अब ये 2 और ये 1 ओम, ये कैसे हैं, सीरीज में। ठीक है, सीरीज में तो इनको प्लस कर देंगे, कैसे, आर नेट आर इजिकल टू R1 प्लस R2, तो 2 + 1 इजिकल टू 3। ठीक है, अब तो पूरा नेट जो प्रतिरोध है वो कितना आ गया, 3 ओम। अब वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें एक रिलेशन पता है V इजिकल टू IR, तो V दिया हुआ है 6, I निकालना है हमें, और R कितना है, नेट 3, तो 3 × 2 = 6, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पीरियर। ठीक है, 2 एम्पीरियर मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान वैसे क्या होता है, फोर्स बल F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, m1 m2 क्या है, मास है दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के, और r क्या है, उनके बीच की दूरी। जैसे सपोज कीजिए ये सन है और ये पृथ्वी अर्थ है, ये अर्थ है और ये सन है, इसका मास m1 है, इसका m2 है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब इनके सेंटर से सेंटर के बीच की, वो कितनी है, r। ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो यही हो जाएगी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। अब जो नया F1 निकालेंगे वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, जो दूरी है वो उसकी दुगनी हो गई, मतलब 2r हो गई। तो इस केस में क्या होगा, Gm1 m2, मास तो सेम ही है, तो r की जगह 2r लिख देंगे, 2r का स्क्वायर, तो Gm1 m2 अपॉन 4r², F1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनमें रिलेशन निकालेंगे तो नई फोर्स और पुरानी फोर्स में 1/4 को अलग लिख सकते हैं, Gm1 m2 अपॉन r², और इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 F। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान जो कितना हो गया, 1/4 F, तो मतलब कितना हो गया, 1/4 का मतलब 1/4 पार्ट, या 1/4 भाग, या सिर्फ चौथाई भाग भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब कि अगर उनके बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो फोर्स जो है कम हो जाएगी। नेक्स्ट, दशमलव संख्या 37 का मान बाइनरी संख्या पद्धति में होगा। ठीक है, तो ये दशमलव में दिया हुआ है, तो उसको बाइनरी में चेंज करना है। बाइनरी का मतलब सिर्फ डिजिट 0 और 1 में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, 37। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि हमें बाइनरी में चेंज करना है 2 से। तो 2 × 1 = 2, 2 17 बचा, तो 7 × 2 8 × 16, 1 रिमाइंडर बचा, तो 1 को लिखेंगे इसके सामने। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 × 18, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर 0, 2 4 × 8, तो रिमाइंडर 1 बचा, 2 2 × 4, तो रिमाइंडर 0, 2 1 × 2, तो रिमाइंडर 0, और ये 1 यहाँ 1 बचा, तो इसको 1 को यहीं लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ लिख दीजिए 1 0 0 1 0 1। ठीक है, तो ये किसमें चेंज होगा, ये हो गया बाइनरी में, 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1, तो मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वेक्टर ए का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड 10 सेंटीमीटर तथा दिशा उत्तर है। ठीक है, कोई ए वेक्टर है नॉर्थ डायरेक्शन में या उत्तर में, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो वेक्टर -2a का परिमाण और दिशा होगी, -2a का परिमाण और दिशा। ठीक है, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड वैल्यू, और दिशा मतलब डायरेक्शन। ठीक है, अब ये माइनस का मतलब क्या है कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ए के, तो ए के अपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ की क्या अपोजिट डायरेक्शन होगी, साउथ। ठीक है, एक तो साउथ में पता चल गया कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दक्षिण। और परिमाण क्या होगा, ए का है 10, तो 2a का कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर दक्षिण दिशा में या साउथ में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक आवेशित कण Q नियत वेग v, नियत मतलब कांस्टेंट वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समांतर गतिमान है तो कण पर लगने वाला बल का मान होगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल क्या होता है, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, Q मतलब चार्ज, V वेलोसिटी, B चुंबकीय क्षेत्र और साइन थीटा एंगल है। ठीक है, तो समांतर है तो यहाँ पर एंगल कितना होगा, थीटा इजिकल टू 0 होगा। तो क्यू वी बी और साइन थीटा कितना हो गया, साइन थीटा साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, क्यू वी बी इंटू 0 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा क्या हो जाएगा 0। तो कर्ण पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा 0, मतलब शून्य, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। ठीक है, तो क्षेत्रीय मान लेते क्षेत्रीय, रेखीय का मतलब रेखा मतलब एक लेंथ। ठीक है, लेंथ की बात कर रहा है, क्षेत्रीय मतलब एरिया की और वो आयतन मतलब वॉल्यूम की। तो मान लेते हैं पहले लेंथ कितनी थी L, फिर कितनी होगी L डैश। ठीक है, वो कैसे चेंज हुई, वो चेंज हुई टेम्परेचर चेंज करने से। तो मान लिया टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ डेल्टा T, तो L डैश की वैल्यू कितनी होगी, L डैश की वैल्यू होती है L इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा T। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पर, अल्फ़ा है रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, जो चेंज हुआ है वो, ठीक है, जितना चेंज हुआ है उसकी लेंथ में वो है, और डेल्टा T टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। ये तो हो गया हमारा क्षेत्र रेखीय के लिए। क्षेत्रीय के लिए क्या होगा, क्षेत्रीय का मान लिया अगर एरिया ए है तो नया एरिया क्या हो जाएगा ए डैश। ठीक है, ए मतलब लेंथ का स्क्वायर और नई लेंथ का एल डैश का स्क्वायर। एल डैश का स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो एल का स्क्वायर और 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू डेल्टा, सॉरी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो एल स्क्वायर तो ऐसे रहेगा बाहर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, जो अल्फा है चेंज है वो बहुत माइनर है, माइनर की हम कह सकते हैं कि टेंस टू 0, मतलब 0 के बराबर है ये, मतलब 0 से थोड़ा बहुत ही बड़ा है, हम 0 के बराबर मान सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर की वाली जो टर्म है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर इजिकल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये कितना है, ए डैश एल डैश का स्क्वायर मतलब ए डैश और एल का स्क्वायर मतलब ए, 1 प्लस 2 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 में देखेंगे तो जो डेल्टा टी के साथ था वो क्या था, रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर भी डेल्टा टी के साथ क्या होगा, यहाँ पर होगा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा को से। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा, रेखीय प्रसार गुणांक कितना था अल्फा, अल्फा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कितना आया, से बीटा से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आई है इक्वेशन 2 से 2 अल्फा। ठीक है, और आयतन प्रसार गुणांक के लिए जब इसी फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब करेंगे तो उसमें स्क्वायर और क्यूब वाली टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, और ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास कितनी कितनी वैल्यू आएगी, वो इतनी आएगी, इसको लिख देता हूँ एक बार, वी डैश इज इक्वल टू वी 1 प्लस 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ से कितना चेंज हुआ वॉल्यूम में, 3 अल्फा, 3 अल्फा। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं, गामा से। तो हम यहाँ से अगर इनका अनुपात निकाले तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो 1:2:3। ठीक है, 1:2:3। ये भी आपको याद रखना है, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1:2:3। नेक्स्ट, कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः होगा। ठीक है, अगर कोई भी विलियन है वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो कन्फर्मली वो कैसा होगा, वो क्षार होगा। ठीक है, अगर कोई विलियन नीले लिटमस को लाल कर रहा है तो कैसा होगा, अम्ल। ठीक है, अम्ल, अम्ल मतलब एसिड। और पीएच की बात करें तो 7 पर न्यूट्रल होता है, और 7 से अगर छोटा होगा तो कैसा होगा, अम्लीय, और 7 से बड़ा होगा तो क्षारीय। ठीक है, 7 से 14 तक, और या 1 से 7 तक तो अम्लीय होगा, और 7 से 14 तक क्षारीय। तो यहाँ पर हमें पीएच बताना है, तो लाल से नीला हो रहा है तो मतलब कि वो कैसा होगा, क्षार। ठीक है, क्षारीय। तो 1 और 4, ठीक है, तो ये किसके पीएच है, ये तो किसी अम्ल के हैं, और 7 किसका है, न्यूट्रल का, उदासीन का, तो एक ही ऑप्शन बचता है डी। ठीक है, 10, और ये कैसा होगा, ये होगा क्षारीय प्रवृत्ति का, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ClF3 में कौन सा संकर ऑर्बिटल प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसे निकालने का एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है H मतलब संक्रिय ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C और माइनस A। ठीक है, V मतलब कि जितने भी उसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, M मतलब जो जैसे ClF3 इस तरह होगा F। ठीक है, M है कि जो हमारा सेंट्रल एलिमेंट है उससे कितने परमाणु जुड़े हैं, तो 1 2 3। ठीक है, तो उसकी वैल्यू 3,
और सी मतलब कैटायन पॉजिटिव चार्ज कितना है, और ए मतलब एनायन किस पर नेगेटिव चार्ज कितना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कितना है, 0 0। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं दिया गया, तो हमें बस वी पता करना है। वी पता कैसे करेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ठीक है। 2 और 2 4, 10 2 12 और 3p5 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 5 17। तो आउटर सेल कौन सी है, थर्ड वाली, मतलब 3s और 3p। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 और 2 7। तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो हाँ 1/2 1/2 7 + 3 -0 -0, हाफ इंटू 7 + 3 10, तो कितना आ गया 5। एच की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा 5 का क्या होगा। तो अगर एच की वैल्यू 2 है तो कौन सा संकर ऑर्बिटल होगा, sp। अगर एच की वैल्यू 3 है तो sp2। अगर एच की वैल्यू 4 है तो sp3। अगर एच की वैल्यू 5 है तो sp3d। और एच की वैल्यू अगर 6 है तो sp3d2, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आया था, एच की वैल्यू आई थी 5, तो क्या आंसर का आंसर क्या हो जाएगा, sp3d। sp3d मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मार्च गैस क्या है, मेथेन प्रोपेन एथेन या ब्यूटेन, ठीक है। तो मार्च गैस क्या है, वो होती है मेथेन, और मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जंग लगना एक प्रक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचपाय अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो जंग लगना कैसी अभिक्रिया है, वो है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है, ठीक है, आता है और हाइड्रोजन चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर रिएक्शन दिया हो तो उसमें भी देख सकते हैं कि जिस पदार्थ पर ऑक्सीजन आ रहा है तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, और जिससे जा रहा है उसका अपचयन हो रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है सरल आसवन द्वारा, प्रवाजी आसवन द्वारा, भाप आसवन द्वारा या निर्वात आसवन द्वारा। तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण जो किया जाता है वो किया जाता है प्रवाजी आसवन द्वारा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बेयर अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन, पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय सांद्र विलयन, या पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय विलयन, या पोटेशियम परमैंगनेट का उदासीन विलयन, ठीक है। तो अब बेयर अभिकर्मक के नाम से कौन सा जाना जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट का क्षारीय तनु विलयन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन प्रोजेक्टर में अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठों को दिखाया जाता है उसे कहते हैं एपीडियोस्कोप, टेलीस्कोप, बाइस्कोप या रेडियोस्कोप। तो अपारदर्शी चित्रों तथा पुस्तकों के पृष्ठ को देखने के लिए जिससे देखते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एपीडाइस्कोप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी क्रिया आधारित शिक्षण विधि नहीं है, ठीक है। प्रदर्शन विधि, अवलोकन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या व्याख्यान विधि, ठीक है। तो क्रिया आधारित कौन सी नहीं है, वो है व्याख्यान विधि। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए करते हैं परीक्षण, परीक्षा, मूल्यांकन या परिणाम, ठीक है। तो परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, परीक्षण ही करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अन्वेषण विधि को और किस नाम से जाना जाता है, समस्या समाधान विधि, संग्रह विधि, ह्यूरिस्टिक विधि या वर्गीकरण विधि, ठीक है। तो अन्वेषण विधि को किससे जाना जाता है, ह्यूरिस्टिक विधि से। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सरसों का पुष्प बढ़ाते हुए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त पद्धति कौन सी है, अवलोकन विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, व्याख्यान विधि या चर्चा विधि, ठीक है। तो सबसे बढ़िया विधि कौन सी होगी, क्षेत्र भ्रमण विधि। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है चुंबकीय ध्रुवों पर, भौगोलिक ध्रुवों पर, प्रत्येक स्थान पर या चुंबकीय निरक्ष पर, ठीक है। तो शून्य कहाँ होता है, चुंबकीय निरक्ष पर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पोटाश फिटकरी का सूत्र, ठीक है। तो पोटाश फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24 H2O। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको याद भी रखना है। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा यूपीटेट 2014 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे यूपीटेट 2013 का पेपर सॉल्व। एंड थैंक यू।